पिछले वीडियो में अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार होती है इसका अपन ने अध्ययन किया था। अब अपन बात करेंगे आज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के अंदर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। ध्यान रखना, जब भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन अप्लाई करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ उसके डी ऑर्बिटल्स को कंसिडर करना है। हमें एस और पी ऑर्बिटल्स को किसी प्रकार से कोई कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपने पास बनता है तो उसमें डी ऑर्बिटल्स किस प्रकार से स्प्लिट होते हैं। हम जानते हैं कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो चार लिगेंड टेट्राहेड्रल मैनर में अर्थात एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो चारों लिगेंड हैं वो किसी भी डी ऑर्बिटल के सामने नहीं होते हैं, न ही वो एक्स वाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अलोंग आते हैं। तो इन एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में से चार लिगेंड आते हैं। जब वो चार लिगेंड आएंगे, अब उनके जो डी ऑर्बिटल्स ज्यादा पास में रहेंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो थोड़े से दूर रहते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेटिवली जो ज्यादा एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स हो गए उनकी अपेक्षा कम होती है। हम जानते हैं कि जो ई वाले ऑर्बिटल्स हैं अर्थात डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो एक्स वाई तथा जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, ये डी ऑर्बिटल्स लिगेंड से थोड़े दूर होते हैं, इन कारण इनकी एनर्जी कम है। और जो रिमेनिंग तीन डी ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड कहते हैं, वो लिगेंड्स के थोड़े पास में, ठीक सामने नहीं है, थोड़े पास में है। इस कारण से इन तीन की एनर्जी बढ़ गई और इन दो की एनर्जी कम। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और 10 dq के रूप में लिखते हैं। यहां पर जी सिंबल नहीं आ रहा है क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जी सिमेट्री मेंटेन नहीं रह पाती है। अब यदि हमें इस 10 dq की वैल्यू जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होती है उसको ऑक्टाहेड्रल के सापेक्ष यदि कंपेयर करें तो ऑक्टाहेड्रल का 4/9 भाग, ध्यान से सुनना, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसका 4/9 भाग ही होता है। कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का 10 dq। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ये जो है अपने पास एनर्जी गैप, एक तरह से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू $1 है तो इसकी वैल्यू अपने पास है कुछ रुपयों में हो गई। ₹1 तो नहीं, पर ₹1 से थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन $1 से काफी कम कीमत इसकी रह गई। तो ये एनर्जी गैप बड़ा होता है और ये एनर्जी गैप इस एनर्जी गैप का लगभग 44% होता है, लगभग 44% होता है अपने पास। हालांकि ये जो गैप है वो अलग अलग लिगेंड्स के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अब यदि हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE का मान निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो यहां आ जाएगा। यहां आने का मतलब उसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में कितनी कम हो गई? 6 dq। तो जो एक इलेक्ट्रॉन यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है तो उसकी CFSE का मान 6 dq, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो -12 dq, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो याद रखना हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। यानी 2 इलेक्ट्रॉन के पश्चात तीसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां नहीं आएगा। वो कहां जाएगा? यहां ऊपर की साइड में आता है। ऊपर की साइड में क्यों आएगा? क्योंकि यहां जो एनर्जी गैप है जो 10 dq है उसका मान काफी कम होता है। तो जब इस 10 dq का मान कम है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को वापस से इस ऑर्बिटल में इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा रह गया और 10 dq का मान कम, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा।
यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में हमारे को कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज देखने को नहीं मिलेंगे, सदैव ही क्या मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज देखने को मिलेंगे। तो यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो CFSE का मान क्या आएगा, देखो 2 में तो 12 DQ और तीसरा यहां आते ही इसमें से 6 घटा देंगे तो -6 DQ रह जाएगा। नहीं, ये अपने पास कितना है, 4 DQ है ना, तो -12 DQ में से 4 DQ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -8 DQ। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो 5 कर दूं मैं, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो +12 DQ बढ़ गई और -12 DQ कम हो गई, अर्थात CFSE का मान क्या आएगा, 0। तो याद रखना, जब भी अपने पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल में हो और चाहे ऑक्टाहेड्रल में हो हाई स्पिन वाला, तो उनकी CFSE का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब अपन बात करते हैं टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेज की, किसकी, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेज की। तो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेज अपने को क्या कहते हैं, देखो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेज वे कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जो एक तरह से डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का मतलब जनरली इनमें, जो मैं टेट्रागोनल की बात कर रहा हूं, उसमें 4 बॉन्ड लेंथ की वैल्यू समान होती है और जो रिमेनिंग जेड एक्सिस के अलोंग 2 बॉन्ड लेंथ रहेगी लिगेंड्स के साथ, वो या तो इन 4 बॉन्ड लेंथ से थोड़ी ज्यादा होती हैं या 4 बॉन्ड लेंथ से थोड़ी कम होती हैं। तो जब अपने पास जेड एक्सिस के अलोंग वाले लिगेंड उन अन्य 4 लिगेंड की अपेक्षा ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन जेड आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जेड आउट इफेक्ट। और यहां पर जो मैंने बना रखा है ये जेड आउट इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही दर्शा रखा है मैंने। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं अपने पास ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जेड आउट इफेक्ट के अकॉर्डिंग है। चलो हम देखते हैं कि जब ये टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स बनेगा जेड आउट वाला, तो इसमें डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस प्रकार से आएगी। तो देखो, जब 4 लिगेंड पास में होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, और जेड एक्सिस वाले 2 लिगेंड दूर होंगे, तो क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल्स हैं, या विशेष रूप से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है, अब उसके अलोंग जो 2 लिगेंड थे वो थोड़े से दूर हो गए, लेकिन हैं वो जेड एक्सिस के सामने ही है। जो 2 लिगेंड बचे 6 में से वो जेड एक्सिस के सामने ही है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इससे थोड़ी कम हो गई, लेकिन अन्य की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है अपने पास। अब अपन बात करते हैं जो रिमेनिंग 3 डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी। मैंने कहा 4 लिगेंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आ रहे हैं, तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पास में डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अपने पास है डी एक्स जेड और वाई जेड की अपेक्षा डी एक्स वाई की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये याद रखना है अपने को। और जो रिमेनिंग दोनों बच गए अपने पास, इनकी एनर्जी अन्य 3 की अपेक्षा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये जेड आउट इफेक्ट का अपने पास डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग का डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम। बाय द वे, जेड इन इफेक्ट कहीं पे हो तो याद रखना ये ऊपर वाले दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे और ये नीचे वाले दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। जेड इन इफेक्ट में ऊपर वाले दोनों एक्सचेंज और ये नीचे वाले दोनों एक्सचेंज। तो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स समझ में आया, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। यानी इसमें अपने को ऑक्टाहेड्रल के जो डी ऑर्बिटल्स के लेवल हैं उनको फर्दर स्प्लिट करना है और उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ानी है जो लिगेंड्स के ठीक सामने हो या उनके ज्यादा निकट हो। अब अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, किसकी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो जेड एक्सिस वाले 2 लिगेंड हैं, मैं टेट्रागोनल को इसी में कन्वर्ट करूंगा, जो जेड एक्सिस वाले 2 लिगेंड हैं वो 2 लिगेंड कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए। इसका मतलब डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन देखो सबसे कम नहीं है, थोड़ा ऊपर है।
क्योंकि हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि जो dz² ऑर्बिटल है उसमें एक रिंग टाइप का ऑर्बिटल भी होता है। देखो उस जो रिंग टाइप का पार्ट भी होता है, एक लोब ऊपर निकल गया, एक लोब नीचे निकल गया dz² में, और बीच में एक वलय और होती है, रिंग और होती है, यानी वो भी ऑर्बिटल का पार्ट ही है dz² का। तो उस रिंग के कारण से इसकी एनर्जी सबसे कम नहीं रहेगी, एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो dz² का रिंग वाला पार्ट है उसके साथ भी क्या करेंगे, 4 लिगेंड्स इंटरेक्शन करेंगे, तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रह जाएगी, क्योंकि चारों लिगेंड वहीं से आ रहे हैं, तो dx²y² की एनर्जी टॉप पे है। dx²y² के जो निकटतम अपने पास डी ऑर्बिटल वो कौन सा है, dxy, तो फिर इसकी एनर्जी सेकंड नंबर पे आ जाएगी। dz² का मैंने अभी बता दिया, और जो रिमेनिंग दोनों हैं वो तो आने वाले चारों लिगेंड से अन्य डी ऑर्बिटल्स की अपेक्षा दूर हैं, इस कारण से इनकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। इस प्रकार से जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल मैनर में, ऑक्टाहेड्रल मैनर में, टेट्रागोनल मैनर में और स्क्वायर प्लेनर मैनर में। तो आपको इन डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर हमेशा याद रखना चाहिए, यह एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है और आगे भी ये चीजें काम में आएंगी। लेकिन यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो टेट्रागोनल में थोड़ा और बढ़ गया, इसके और इसके लिए, और स्क्वायर प्लेनर में और भी ज्यादा बढ़ गया है, यानी सबसे ज्यादा हो गया अपने पास। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, अपने पास डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो मैंने भी कितने केसेस डिस्कस कर दिए, 4 केसेस, टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर। अब अपन अन्य डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखेंगे अगले वीडियो के अंदर।